क्यों? इतनी पुरानी जगह में इतना नया रेनोवेशन? मैंने कहा। पसंद नहीं आया? नहीं आया तो आपने सब कुछ सेलेक्ट किया, बहुत अच्छा है। मुझे यह अल्पिस्ट शैली पसंद है। मुझे पता था कि आपको अच्छा लगेगा। चलें अब किचन भी देख लें, एकदम अमेरिकन स्टाइल जैसी आपको आदत है। ग्रेनाइट, संगमरमर, चमकता हुआ स्टोव, अलमारियाँ, काउंटर। मैंने लंबी सांस ली। अब चलें, मेजर सरप्राइज तो अभी बाकी है। अब और कितनी सरप्राइजें बाकी हैं? पुरानी घड़ी, नए कमरे, नया फर्नीचर, मॉडर्न किचन। अरे आइए तो। वह आगे आगे चले। हम उसी छज्जे से होकर दाईं तरफ की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। उन्होंने हंसते हुए दरवाज़ा खोल दिया। मैं ठिठक कर रह गई। इतनी किताबें? मेरे मुंह से निकल पड़ा। वह मुस्कुरा दिए, एकदम आह्लादित। वह बहुत बड़ा हॉल था। चारों तरफ भारी भारी कांच लगी शीशम की अलमारियां थीं, खचाखच किताबों से भरी। हॉल में तीनों तरफ बालकनी थे। वहाँ की अलमारियां थीं, पर इतनी ठोस नहीं और सब कांच से बंद भी नहीं। पर जाने के लिए एक सीढ़ी दीवार से टिकी हुई थी। बालकनी में कुर्सियां थी, छोटी छोटी मेजें थीं, लैंप थे बैठकर पढ़ने के लिए, जैसे एक विस्तृत लाइब्रेरी हो। इतनी किताबें, हजारों की संख्या में। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना अप्रत्याशित विस्मय कैसे व्यक्त करूं। जी, मेरे बरसों की संचित संपदा। मैं लंबी सांस ली। वह मुस्कुरा रहे थे, बहुत हर्षमय, गर्व में मुस्कान। जब मैं पेरिस में रहकर पढ़ रहा था ना, तब अक्सर खाना खाने के बजाय एक पुस्तक खरीद लेता था। उस समय के रोमांच का क्या कहना, एक नशा सा छा जाता था। आपको याद होगा, मैं लंदन में अक्सर बिना बताए ब्रिटिश म्यूजियम चला जाता था, मुझे हैरेट और रीजेंट स्ट्रीट पर छोड़कर। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। इस समय हॉल में एक खास तरह की चुप्पी थी। दीवारों से सटी अलमारियों में सजी हुई किताबें जैसे मुझे घूर रही थीं। मेरी संपदा, मेरी जिंदगी का निचोड़। उन्होंने एक पुस्तक मुझे पकड़ा दी, मेरी थीसिस। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, पर इसी ने मुझे अकादमिक जगत में स्थापित कर दिया। मुझे लगा कि मुझे दिलचस्पी दिखानी चाहिए। मैं अवाक। मैंने कहा। पति ने किताब मेरे हाथ से ले ली और वापस रखते हुए कहा, मुझे मालूम है कि आपको किताबों में इतनी रुचि नहीं है, फिर भी आपको यह सब दिखाना बहुत ज़रूरी था। आपको भी तो पता चले कि कैसे खपती से नाता जोड़ लिया है आपने। तब मैं मुस्कुराई। यह तो अच्छा खपता है, मुझे गर्व है। और तब जाना सचमुच मैं गर्वित हूँ। हॉल में 3 बड़े बड़े दरवाजे थे, जिनके पार एक पतला सा छज्जा था। छज्जे पर मोटे मोटे पर्दे पड़े हुए थे। धूप को रोकने के लिए पति ने कहा, नहीं तो किताबें खराब हो जाएंगी। मैंने पर्दा हटाकर देखा। सड़क थी, पर सुनसान। उस पार आम के वृक्षों का समूह और चारों ओर छोटी छोटी कंटीली झाड़ियाँ। एक तरफ इतनी भीड़, इतना यातायात, दूसरी तरफ इतना सन्नाटा। शोर है मगर चिड़ियों और तोतों का। कहते हुए उन्होंने एक छोटा सा दरवाज़ा खोल दिया। मेरा फ्लैट एक साधारण अनुपात का कमरा था। एक और तख्त पड़ा था, 2-3 तकिए के सिरहाने में, लैंप और 2-3 कॉफ़ी के मग। आप यहाँ रहते थे? हाँ, नानी उधर, जहाँ अब हमारा कमरा है। जब तक वह रहीं, खाना पीना उन्हीं के साथ होता था। फिर उनके जाने के बाद बड़े भैया के पास चला जाता था। इधर कभी कभी विभास के घर से आ जाता था। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। यह नवाब का रंगमहल था। यहाँ महफिलें जमती थी, रास रंग, नाच गाना सब होता था। सोच सकती हैं, सुंदर नर्तकियाँ, गवैये, साजिंदे। कैसा होता होगा वो माहौल? कल्पना कर सकती हूँ, मैंने कहा। मैं स्तब्ध थी, स्तंभित, हक्की बक्की। कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं जुट रहे थे। बस पति का हर्षोल्लास से भरा चेहरा देख रही थी। उनका सारा शरीर उमंगित, आलोड़ित था। मुझे बहुत साल पहले की एकदम भूली हुई बात याद आ गई। मेरे विवाह के दिन दादी के चेहरे पर ऐसा ही हर्षोल्लास था, जब वो अपनी थाती, अपने गहने, अपनी पौत्री को सौंप रही थी। एक एक डिब्बा खोल कर दिखाती हुई, यह 9 तोले की रामनामी है, यह जावाहार, यह मटरमाला, यह बाजूबंद, ये झुमके, ये झूमर, ये 30-32 तोले की तगड़ी। कुछ पीने को होगा? मुझे प्यास लग रही है। मैंने सूखी आवाज़ में रो रुक कर पूछा। हाँ, उधर चलें, चौकीदार से कहा तो था। उन्होंने सावधानी से दरवाज़ों में अंदर से सिटकिनियाँ लगाईं, अलमारियों पर नज़र डाली, फिर बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दोबारा ताला खींच कर देखा कि सब ठीक से बंद है कि नहीं।
जैसे कोई इनकी संपदा चुरा लेगा। मैं मुस्कुरा पड़ी। हम वापस आकर बरामदे में बैठ गए। पति ने नया फ्रिज खोला। उसमें बियर की 2 बोतलें थीं। बोतलें हैं मगर केवल बोतल खोलने वाला नहीं है, न गिलास है, पति ने कहा। उन्होंने जेब से चाबी निकाली, बोतल खोलने का ढक्कन निकालकर बोतल खोल दी, पर पी नहीं। अपना फ़ोन निकाला। थोड़ी देर में ताज़ा ताज़ा मौसमी का जूस सामने था और पति के लिए एक खाली गिलास। नमस्ते मैडम, मैं यहाँ सामने नारंग जूस सेंटर चलाता हूँ और भी चीज़ें रखता हूँ। कभी भी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर दें, लड़के से भेज दूंगा। कितने? पति ने पूछा। नहीं नहीं सर जी, आज तो पहली बार मैडम आई है ना। वो विनम्र था, बचा बचा कर बार बार देख रहा था, पर उसके साथ के 18-19 साल के लड़के के चेहरे पर अचरज लिखा हुआ था। इतनी बड़ी उम्र के मालिक और जूस ठंडा था। प्यास तृप्त हुई। मैं लंबी सांस ली। कैसा लगा? पति ने पूछा। मुझे तो कोई आशा ही नहीं थी कि मिलेगा। ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ भी जानकारी नहीं थी। आपने कहा चलो तो उठी और चली आई। अगर आप यहाँ ना रहना चाहें तो कोई और भी विकल्प है। बड़की भौजी चाहती हैं कि उनके साथ रहें, लाड़ करना चाहती हैं और घर गृहस्थी में ट्रेनिंग भी देना चाहती होंगी। मैं चुप सुन रही थी। नहीं तो हम गेस्ट हाउस में भी रह सकते हैं। कहते हैं गेस्ट हाउस, मगर एकदम अलग यूनिट है। काफ़ी जगह है। मुख्य घर में एक एम्बेसी है, हमारी अपनी ड्राइव वे और दरवाजे अलग और दूर हैं। या फिर किसी और अत्याधुनिक फ्लैट में, गुड़गांव या यहाँ से दूर। और आपकी संपदा, आप यहाँ से दूर रह पाएंगे? कोशिश करनी पड़ेगी, आता जाता रहूँगा। नहीं जी नहीं, मैं इन निर्जीव संपत्तियों से आपको नहीं बांटूंगी। है तो आप भी हल्दीपुरी ही। हम दोनों हंसने लगे। फिर मैं गंभीर हो आई। मुझे लगता है कि मैं यहाँ रह सकती हूँ, यहाँ खुश रह सकती हूँ। सुनकर अच्छा लगा। वह उठ खड़ी हुई, मेरा हाथ पकड़कर उठाया। अब कहाँ? वापस, वह बोले। सच में प्रसन्न दिख रहे थे। मैंने उस अजीब सी जगह का डर मन से निकालना चाहा। मेरा मन हो रहा था कि कहूँ कि मुझे एकदम आधुनिक फ्लैट चाहिए, नया चमचमाता हुआ, पर आपकी जो इच्छा कहने वाली पत्नी की तरह मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। हम लोग जाने वाले हैं, पति ने बड़की भौजी से कहा। उन्होंने अपना मगही पान मुंह में रखा ही था। कुछ क्षण बाद बोली, कहाँ? कहीं फिर घुमकड़ी के लिए तो नहीं निकल रहे हो? वह पान सिर्फ मौजी के हाथ से ही खाते थे। कुछ देर बीड़ा हाथ में पकड़े रहे, फिर बोले, नहीं, अपने घर। कहाँ? मोतीबाग की कोठी सही हो गई? नहीं, अपने घर, यानी कि नवाबगंज। भौजी की आंखें निकल पड़ी। नवाबगंज? उस भुतई बदनाम जगह ले जाकर इस लड़की को पटक दोगे? दिमाग खराब हो गया है? पूरी दिल्ली की 17 जायदादें हैं और तुम नया ब्याह करके नवाबगंज में रहोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगी। हम दोनों चुप। 17 जायदादें बड़के भैया की हैं, हमारी नहीं। फिर भौजी, हमारे पास तो ले देकर नवाबगंज ही है। कितने साल से तो मैं वहीं रह रहा हूँ। तुम रह रहे हो अकेले। वो छोटी सी भोली सी दुल्हन वहाँ कैसे रहेगी? ना दोस्त न बाप। कभी गृहस्थी चलाई है? वो मुझसे पूछती हैं। नहीं, मैंने कहा। कहाँ चलाई होगी? सरकारी नौकरों की पलटने रहती हैं। बम बोला, तुमने सही तरीके से सोचा नहीं, बस अपनी उन किताबों के साथ रहने को व्याकुल हो रहे हो। पर ये लड़की क्या करेगी वहाँ पर? कितनी भोली और कितनी सरल है। हाँ, वह तो है। पति मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। इसीलिए तो सबसे छिपा कर वहाँ ले जाकर रखना चाहता हूँ। फिर वह सहसा गंभीर हो गए। सचमुच भौजी, मुझे इनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे ये अकेली जिंदगी कैसे संभाल पाएंगी? भगवान करे तुम 1000 चांद के दर्शन करो, 80 बरस तक जियो। कहकर वो चुप हो गई, आगे कुछ नहीं बोली। और एक दिन बिना ढोल ताशे के हम अपने घर चले आए। बाहर की दीवारें इतनी पुख्ता और समय के प्रहार से इतनी काली हो गई थी कि उनको साफ करना मुश्किल था, पर फिर भी सफाई धुलाई का प्रयत्न साफ दिख रहा था। गेट पर आम के हरे पत्तों और गेंदे गुलाब के फूलों की बंधनवार थी और हमारे स्वागत में चौकीदार, माली, उसके लड़के, पहलवान, सफाई वाला जमादार, सभी एक नई वर्दियों में, रंग बिरंगे साफों में हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। राह चलती 2-4 औरतें भी रुककर अंदर झांकने लगी। हमारे पहुंचते ही पीछे पीछे झाड़ी में विचित्रा मौसी भी आप पहुंची। अभी रुकना, उन्होंने पुकारा।
फिल्मों या टेली सीरियल की तरह गृह प्रवेश की कोई रस्म नहीं हुई। मौसी ने दिया जलाकर नए दामाद की औपचारिक रूप से आरती की। माथे पर रोली चावल का टीका, मेरे माथे और मांग के बीच सिंदूर, और कहा आओ। पर उससे पहले कतारवार खड़े सब नौकरों ने एक एक करके मुझे फूलों के गुलदस्ते भेंट किए और पति सबको जेब में हाथ डाल डालकर रुपया देते गए। फिर हम लिफ्ट से ऊपर गए, जहाँ छत पर अक्टूबर की धूप बिखरी हुई थी। इधर उधर सब साफ धुला पुछा कमरे धुले थे। हम जाकर बरामदे में बैठ गए। विचित्रा मौसी की नौकरानी ने हमारे आगे काजू रोल, मोतीचूर के लड्डू और दालमोट की प्लेटें घुमाई, पर किसी ने कुछ नहीं लिया। तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? पता तो होगा कि तुम लोग शिफ्ट कर रहे होगे, मौसी ने मुझसे पूछा। वे लोग व्यस्त रहे होंगे, मैंने कहा। और बड़की भौजी? मैंने विचित्रा मौसी को देखा। उन्हें उनके अस्तित्व का पता है, उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। शायद दिल्ली समाज में ये बात सर्वविदित होगी कि गुड़ेश्वर हल्दीपुर की 2 पत्नियां हैं। बड़की भौजी बहुत अपसेट हैं। अच्छा, जब तुम लोग सेटल नहीं होते, मेरी यह, उन्होंने नौकरानी की ओर देखा, आकर खाना बनाकर जाया करेगी, लंच, और तब तक मैं किसी को ऊपर के काम के लिए देखती हूँ। सुबह की चाय पानी तो तुम संभाल ही लोगी। मुझे डर लगा कि कहीं पति यह न कह दे कि सुबह सुबह के प्रेम प्रसंग से समय मिले तब ना, पर वह चुप बैठे। जेठ जी के यहाँ कॉफ़ी और टोस्ट के लिए उठना उन्हें बहुत अखरता था, पर वहाँ तो हम मेहमान थे और केवल नाश्ते पर ही दोनों भाइयों की भेंट होती थी, इसीलिए हम उठ करके प्रयत्न करते थे कि वहाँ आप समय पर पहुँच जाएं। हाँ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा किचन में 1-2 दिन में सेट कर दूंगी। आटा, दाल, मसाले। उफ, सुचित्रा दीदी को भी क्या जाती थी कि उन्होंने गृहस्थी संभालना जरा भी नहीं सिखाया। हमेशा कह देती थी जहाँ जाएगी नौकर जाकर होंगे संभालने के लिए। ये मैंने चुपचाप सुन लिया। आज तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ, कल से भेज दूंगी। शाम को 6 बजे तक ड्राइवर से छुड़वा दिया करना। आज के खाने का क्या होगा? बड़की भौजी भेजेंगी, पति ने कहा। ठीक है, तब हम चलें। विचित्रा मौसी उठ खड़ी हुई। तुम परेशान मत होना, डरना भी मत। नीचे का खंड तो बंद है, हर कमरे में ताले लगे हैं, और हर बरामदे की लाइट बल्ब और ऊपर को देखो, कितना मॉडर्न, कितना खुला, हवादार। वो चलने को तैयार हुए। नौकर चाकरों की बातों पर ध्यान मत देना, सब अंधविश्वासी होते हैं। यहाँ तुम खुश रहोगी। जब पति प्रसन्न तो तुम भी अच्छे से रहना। उनके जाने के बाद हम अकेले बैठे रह गए। उनके माथे पर टीका था, पर चावल जड़ गए थे। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि पति की प्रसन्नता असल में मेरी प्रसन्नता से जुड़ी है। मेरे यहाँ आकर उनकी अपनी किताबों के बीच, उनके अपने घर में रहने के निश्चय से वह अंतरंग तक संतुष्ट हैं। तो चलें, उद्घाटन करें, उन्होंने कहा। अरे, उन्होंने हल्के से बाँह पकड़कर मुझे उठाया। अरे बनो मत, मैं जानता हूँ अब यहाँ यही होगा, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी जगह। और वे सब नाचने गाने वालियाँ, वह शाही को असरफियों के से दाल छौंकने वाले, वह सिपाही हमारी खुशी में खुश होंगे और हमें आशीषें देंगे। उस रात अनायासी पानी बरसा, बहुत देर तक बरसता रहा, जब तक प्यासी धरती अप्लावित नहीं हो गई। सुबह सब कुछ शांत था। प्रकृति की छकी हुई पेड़ पौधे, लताएं अघाए हुए, और वह धूप से झुलसे, प्यास से तड़प तड़प कर मरते वफादार सैनिक। यदि वे अभी भी पेड़ों से लटके होते तो उनकी भी प्यास बुझ गई होती। कल रात कितना पानी बरसा, चारों लोग यही बात कर रहे थे। यहाँ तो कभी पानी ही नहीं बरसता था। बरसात में भी बादल आते थे, पर बरसते नहीं थे। उमड़ घुमड़ कर तरसा तरसा कर चले जाते थे। अतृप्त आत्माएं सब ऊपर ऊपर पी जाती हैं, और इस मौसम में इतनी बरसात। कोई बात नहीं, पति ने करवट बदल कर आंखें मूंद लीं। एरावत हमको आशीर्वाद दे रहा था।